नमस्कार। धूमिल पांडुलिपि में आप सबका स्वागत है। भूली बिसरी कहानी में आज सुनिए रमेश पोखरियाल निशंक जी की का लघु उपन्यास भागोवाली का द्वितीय और अंतिम अध्याय। उपन्यास का प्रथम अध्याय का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साथ साथ आई बटन में भी मिल जाएगा। इसी तरह की कहानियां और उपन्यास सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सुनिए एक कहानी रोज। रिटायरमेंट के फंड से मिले पैसे से शास्त्री जी ने सबसे पहले मकान बनाने की ठानी। आज से ठीक 5 साल पहले जब उन्होंने जमीन ली थी तब वहां झाड़ झंकार और कुकाट प्रजाति के पेड़ों का जंगल सा था। बस्ती से काफी दूर था यह स्थान, निर्जन सा, आने जाने का कोई साधन नहीं था। दूर होने के कारण और एक मुश्त खरीद के कारण यह काफी अच्छी दरों पर मिल गया था। सब लोगों ने मिलकर जब 4 बीघा जमीन ली थी तो नाप करने के लिए कई दिन तो झाड़ झंकार को साफ करने में ही लग गए। तब वहां पर सड़क का प्लान बनाकर प्लॉट काटे गए और सबको आवंटित कर दिया गया। तब तो लगता था कि यहाँ पर ना जाने कितने वर्षों के बाद बस्ती बन पाएगी। ऊपर से आबादी से दूर होने के कारण ना तो बिजली की तारें थीं और ना ही पाइप की लाइन वहां तक गई थी। मन तो शंकित था शास्त्री जी का, पर फिर निर्णय ही ले लिया। कुल 16 लोग थे जो हिस्सेदार थे। जो करे गांव वह करे गंवार, यह सोचकर शास्त्री जी भी इसमें शामिल हो गए। एक अकेले वही खरीदते तो कोई बात नहीं, किंतु इतने लोगों ने इस पर पैसा लगाया तो कुछ सोच समझ कर ही लगाया होगा। चलो मकान बनेगा तो ठीक, नहीं तो बेच देंगे। कहते हैं ना, सोना और जमीन कभी घाटा नहीं देते। पहले से तो कुछ ऊपर ही मिलेगा, नहीं तो अपनी कीमत दे ही देगा यह टुकड़ा। 2 साल तक यहाँ कुछ भी काम नहीं हुआ, किंतु धीरे धीरे लोगों ने काम करवाना शुरू किया। रामलाल जी ने रिटायर होने के बाद सबसे पहले अपना मकान बनाना शुरू किया तो उनकी देखा देखी में और लोगों ने भी शुरुआत की। किसी ने अपनी बाउंड्री डाल दी तो किसी ने नींव डाल दी। उनके कुछ साथियों ने तो खुद मकान बनाने की बजाय प्लॉट को बेच दिया था। अपनी लगाई रकम के 3 और 4 गुना दाम मिल गए थे उन्हें। लेकिन शास्त्री जी का मन प्लॉट बेचने का नहीं था। वे तो उस पर घर बनाना चाहते थे। अब तो वहां पर 3-4 लोगों ने मकान भी बनवा लिए थे। बिजली और पानी के कनेक्शन भी वे लोग ले आए और देर सवेर सड़क भी आ ही जाएगी। शास्त्री जी ने भी अपने प्लॉट की 4 दीवारी बना दी थी। अब उन्होंने वहां पर कुछ बीज भी छिड़क दिए। मूली, राई, पालक खूब उगाए और फिर उस साल उन्होंने खूब हरी सब्जी भी खाई। फिर तो शास्त्री जी ने मजदूर लगाकर खूब अच्छी तरह से खुदाई करवाई और तरकीब से क्यारियां बनाकर उनमें बैगन, भिंडी, टमाटर भी लगा दिए। जिस दिन उनकी छुट्टी होती वे कुदाल पकड़कर प्लॉट में चले जाते। कृषि और बागवानी का शौक तो उन्हें बचपन से ही था। गांव में कई एकड़ पुश्तैनी जमीन थी उनकी और कृषि कार्य उनका पुश्तैनी कार्य था। बचपन के दिनों में खेतों में खूब हल चलाया करते थे। निराई, गुड़ाई और कटाई सहित सब कुछ खेती का काम आता था उन्हें। उनके यहाँ कृषि के अधिकांश कार्य मर्दों द्वारा किए जाते थे। महिलाएं घर का चौका चूल्हा संभालती हैं। नौकरी लग जाने के बाद तो 20-25 वर्षों तक उन्होंने कभी हाथ में कुदाल ही नहीं पकड़ी थी। वर्ष में 1-2 बार गांव जाते, किंतु किसी विशेष अवसर पर ही, पूजा, शादी, विवाह या अन्य अवसरों पर, किंतु तब खेतों में जाने का अवसर ही नहीं मिलता था। सप्ताह 2 सप्ताह में मिलने मिलाने में ही गुजर जाते थे। अब जमीन का एक छोटा टुकड़ा यहाँ पर था तो इसी में अपना शौक पूरा करने लगे। शौक क्या था, अच्छी खासी सब्जी पैदा हो रही थी। थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन सभी कुछ उगा रखा था उन्होंने। जब वे सप्ताह में एक बार सब्जी तोड़कर घर लाते तो ताज़ा सब्जियां देखकर अम्मा की आंखें चमक उठती। ए जी, यह सब अपने ही खेत में उगाए हैं? वह पूछती। नहीं, बाजार जाकर लाया हूँ तुम्हें उल्लू बनाने के लिए। शास्त्री जी मजाक करते तो अम्मा झेप जाती। अरे किसान का बेटा हूँ, सारी तरकीब जानता हूँ किसानी की। यदि जमीन थोड़ा और बढ़कर होती तो तुझे दिखाता कि सब्जी पैदा कैसे होती है। शास्त्री जी हेकड़ी हाँकते। अरे बस बस रहने दो अपनी किसानी। इतना ही गुरूर था तो मास्टर क्यों बने, कर लेते किसानी। अम्मा भी मजाक करती। मास्टर गिरी तो तेरे चक्कर में करनी पड़ी। यह न करता तो गांव की मिट्टी में सनी पड़ी रहती, गांव में यहाँ बनी हुई हीरोइन की तरह। शास्त्री जी और चढ़ा। अच्छा जी, तो तुम कहते हो कि मैं यहाँ मौज कर रही हूँ? नकली गुस्से से कहती अम्मा। चलो मैं तो गाँव जा रही हूँ, संभाल लेना अपने इन आधे दर्जन बच्चों को। ऐसे मत करना वरना मैं तो कहीं का नहीं रहूँगा। चलो माफ़ी मांगता हूँ। शास्त्री जी लगते गिड़गिड़ाने।
हाँ, अब आए ना रास्ते पर। अम्मा ऐसे दिखलाती मानो कोई बहुत बड़ा युद्ध फतेह कर लिया हो। अपने वैवाहिक जीवन में हमेशा ताजगी बनाए रखी उन्होंने। कभी भी अम्मा से मनमुटाव या बेरुखी नहीं रखी उन्होंने। बाहर से गंभीर दिखने वाले शास्त्री जी अम्मा के साथ खूब हंसी मजाक करते थे। अपने हाथों से उगाई सब्जी खाने में कुछ अलग ही स्वाद आता, साथ ही आत्मसंतुष्टि भी होती। यह क्रम लगातार 3 वर्षों तक चलता रहा। पूरे 5 वर्ष बीत गए। अब वहाँ पर प्लॉट नजर नहीं आते। पूरी बस्ती बन गई थी वहाँ पर। एक एक कर सबने अपने मकान बना लिए। बिजली और पानी भी आ गया। टेलीफोन की तारें भी खिंच गईं। सुंदर सीमेंट की सड़कें बन गई हैं। केवल इक्का दिक्का प्लॉट ही खाली बची हैं, जिनमें शास्त्री जी का भी एक प्लॉट है। धनाभाव के कारण ही वे इस पर मकान नहीं बना पाए थे। 6 बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाया उन्होंने। अपनी एक तनख्वाह में 2 बेटियों की शादी की। इतनी बड़ी जिम्मेदारियों को उठाने के लिए उन्होंने अब तक मेहनत की। स्कूल से आने के बाद एक नहीं 3 घरों में ट्यूशन पढ़ाने जाते रहे थे। अम्मा ने भी कम मेहनत नहीं की। घर का सारा बजट, राशन, तेल, कपड़े, किराया आदि सब पूरा करना उनके जिम्मे था। शास्त्री जी तो सिर्फ सब्जी का बजट अपने पास निकाल कर सारा पैसा रख देते थे उसके हाथ में, और फिर उनका अपना झंझट खत्म। उन्हें तो यह तक मालूम नहीं था कि आटा, चावल और तेल कितने रुपए किलो है। राशन लाने के लिए अम्मा खुद बाजार जाती। शास्त्री जी की तनख्वाह मिलने के दूसरे दिन ही वह घर की सभी ज़रूरतों के हिसाब से एक सूची तैयार कर लेती और फिर पूरे महीने की सामग्री बाजार से एक साथ लाकर घर में रख लेती। मकान शुरू करने के बाद शास्त्री जी 6 महीने के लिए और व्यस्त हो गए। सुबह ही प्लॉट पर चले जाते, फिर दोपहर को खाना खाने लौटते। 2 घंटे आराम करके फिर चले जाते। मकान का ढांचा 6 महीने के अंदर अंदर खड़ा कर दिया था उन्होंने। अपनी सारी बचत लगा दी थी उसमें। अब दोनों बेटे भी कमाने लायक हो गए थे। मन का संतोष हो गया था कि अब उन्हें कम से कम पैसे की तंगी का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। घर बनाने के पहले ही दोनों बड़े बेटों की शादी भी कर दी थी उन्होंने, सो अब थोड़ा बहुत खर्च दोनों बड़े बेटे भी भेज दिया करते थे। सारा कुछ करने के बाद अभी 2 महीना पूर्व ही गृह प्रवेश किया था उन्होंने इस घर में। अब बड़े प्रसन्नचित रहने लगे थे। दिनचर्या भी कुछ व्यवस्थित हो गई थी उनकी। उनका अधिकांश समय अब घर सजाने संवारने में ही व्यतीत होता। कहते हैं कि मकान का काम अभी भी पूरा नहीं होता, कभी कुछ तो कभी कुछ चलता ही रहता है। ऐसे ही शास्त्री जी भी व्यस्त रहते थे, लेकिन ईश्वर को तो कुछ और ही मंजूर था शायद। उनकी खुशियां रास नहीं आई ईश्वर को। असमय ही अपने पास बुला लिया था उन्हें। रात किसी तरह कट गई। सुबह 5 बजे बड़ी बहू ने सबके लिए चाय बनाई। खामोशी के साथ ही सबने चाय पी और एक एक कर दैनिक क्रिया से निर्वत होने चले गए। 2-4 दिन ऐसे ही चलता रहा। अम्मा का दिल भी लगा रहा। रोते रोते अब उसके आंसू भी सूख गए थे। अब वह वक्त बेवक्त शास्त्री जी से जुड़ी यादों के किस्से उन लोगों को सुनाती तो सभी ध्यान से सुनते। बेटियां, दामादों और सगे संबंधियों से घर भरा रहा। धीरे धीरे एक एक कर सब जाने लगे। दोनों बेटियां और दामाद भी आंखों में आंसू लिए विदा हुए। रह गए अब अम्मा और उसका परिवार। बड़ा बेटा नौकरी पर दिल्ली लौट गया। दूसरे की नौकरी इसी कस्बे में थी। उसने भी अब ड्यूटी पर जाना शुरू कर दिया। कुलदीप और जयदीप ने भी अपना कॉलेज शुरू कर दिया। जीवन अब पुराने ढर्रे पर चल निकला। अम्मा ने अब अपने को व्यस्त करने की कोशिश की, किंतु शास्त्री जी की यादों को वह कभी भुला नहीं पाती। हर क्षण उसे शास्त्री जी का स्मरण हुआ था। कभी मन बहल भी जाता तो छुटकी याद दिला देती, दादाजी मेरे लिए क्या लाए, दादाजी कहाँ गए, वे कब लौटेंगे। मासूम छुटकी के प्रश्नों का क्या जवाब देती अम्मा। बस बहलाने के लिए कह देती, बेटी उन्हें भगवान ने अपने पास बुला लिया है। दादाजी, दादी जी, भगवान ने उन्हें अपने पास क्यों बुलाया, वह अगला प्रश्न दाग देती। अरे क्योंकि वे अच्छे इंसान हैं ना। तो भगवान आपको अपने पास क्यों नहीं बुलाते, आप भी तो अच्छी हैं। मासूमियत भरा सवाल करती छुटकी। गहरी सांस लेकर अम्मा मनी मन कहती, काश भगवान ने उनसे पहले मुझे ही अपने पास बुला लिया होता, लेकिन मेरे ऐसे नसीब कहाँ। छुटकी की समझ में यह पहेली नहीं आती तो वह अन्य कई प्रकार के सवाल करती और इसके बाल मन के प्रश्न कई बार अम्मा को उद्वेलित कर देते। मन ही मन अम्मा घुटती रहती, कुछ ना कहती, बस अपने काम किए जाती। बड़ी बहू ज़्यादातर समय साफ सफाई और अपनी बेटी की देखरेख में बिताती तो छोटी बहू घर के छोटे मोटे कार्य करती।
खाना बनाना, बर्तन धोना आदि दोनों अम्मा ने अपने जिम्मे रखा। अब इसे बैठ जाएंगी तो हाथ पैर जवाब दे जाएंगे, इसलिए अधिक से अधिक हाथ पैर चलाने की कोशिश करती। शास्त्री जी के जाने के बाद घर की अर्थव्यवस्था में भी कुछ नया मोड़ आ गया। पहले सारे घर का खर्चा अम्मा स्वयं देखती थी। शास्त्री जी अपनी पेंशन अम्मा के हाथ में रख देते थे। दोनों बेटे भी अपने घर खर्च का एक हिस्सा अम्मा को जमा कर देते थे। घर अच्छे से चल रहा था, पर अब बेटों ने भी अपना घर खर्च अम्मा की बजाय अपनी अपनी पत्नियों के पास देना शुरू कर दिया। पारिवारिक पेंशन तो अब थी नहीं, सो अम्मा का हाथ अब काफ़ी तंग रहने लगा। पहली बार इस बात का एहसास अम्मा को उस दिन हुआ जब कुलदीप ने अपने कॉलेज की फीस के लिए अम्मा से पैसे मांगे। पैसे होते तो अम्मा देती। पहले से ही चारों भाई हमेशा ज़रूरतों के अनुसार अम्मा से ही पैसे मांगा करते थे, किंतु अब अम्मा के पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी, देती कहाँ से। सो दूसरे बेटे दिनेश से कहा, दिनेश, इस कुलदीप को कॉलेज की फीस चाहिए। फीस चाहिए तो तुमसे क्यों मांग रहा है? मुझसे मांगते हुए शर्म आ रही है क्या इसे? बड़े भाई ने कहा और फीस के पैसे कुलदीप के हाथ में रख दिए। लेकिन तभी बहू भी बाहर आकर बोली, ठीक है देवर जी, अब की बार तो तुम पैसे ले लो, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी नहीं हमेशा के लिए। सुनते ही अम्मा के कानों में जैसे बम का धमाका हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि छोटी बहू ऐसा बोलेगी। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। आज तक तो कभी यह जिम्मेदारी का सवाल आया ही नहीं। एक ही तो परिवार है सारा। आज तक तो सारे घर के खर्चों को अपनी छोटी सी तनख्वाह से पूरा किया था शास्त्री जी ने। अम्मा को अब महसूस होने लगा कि घर की मुखिया के जाने के बाद घर के बड़े सदस्यों और उनकी बहुओं ने भी रंग बदलने शुरू कर दिए। अम्मा अब चिंतित हो उठी। ऐसे में कैसे पढ़ाई होगी इन दोनों की? अभी शास्त्री जी को गुजरे दिन ही कितने हुए हैं और अब जिम्मेदारियों का सवाल उठकर बहू ने दिल छलनी कर दिया। सब कुछ सुन समझ कर भी अनसुनी कर दी अम्मा ने। अनसुनी करने के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं था उनके पास। सबसे भली चुप। कहती भी तो क्या कहती, और यदि कुछ कहती तो बहू से भी कुछ और जवाब मिलता। इससे विवाद और बढ़ जाता, फायदा कुछ भी नहीं होता। अब अम्मा को पूरा भरोसा हो गया कि उसके बुरे दिन नज़दीक आ गए। आज छोटी बहू ने मुंह खोला है, कल जिम्मेदारी का वास्ता देकर बड़ी बहू भी कुछ न कुछ जरूर बोलेगी। रात भर सोचती रही अम्मा, क्या करे क्या न करे। ये दोनों बड़े तो नौकरी लग गए, इनकी शादियां भी हो गई, कि तो इन दोनों छोटे बेटों का क्या होगा? इन हालतों में कैसे पूरी होगी इनकी पढ़ाई? अपनी सारी उम्र तो उन्होंने अभावों में ही काट दी, केवल इस सपने के सहारे कि कल 4-4 कमाऊ पूत होंगे और घर में 4-4 कामकाजी बहुएं होंगी तो कोई कमी नहीं रहेगी। शास्त्री जी भी हमेशा यही सपना उसे दिखाया करते थे, किंतु शास्त्री जी की मौत के साथ ही अम्मा को ये सपने अब झूठे नजर आने लगे। उसे लगने लगा जिन कल्पनाओं के सहारे उसने इतना जीवन जिया वे सब एक ही साथ बिखर गई। शास्त्री जी की मौत भी तो किसी अंधड़ से कम नहीं थी उसके लिए। उनकी सारी कल्पनाएं, सारी खुशियां, सारे सपने एक साथ विलीन हो गए इस अंधड़ में। सोचती रही अम्मा, आखिर छोटी बहू का यह कहना कहाँ तक उचित था? पहली बार ही तो फीस मांगी थी छोटे भाई ने। जब पिता नहीं रहे तो फीस कौन देगा? बड़े भाई तो करेंगे, उन्हीं का ही तो फर्ज है। आखिर बड़ा भाई भी तो पिता की तरह ही होता है। फिर दोनों बड़े भाइयों को भी तो पिता ने ही पढ़ा लिखा कर नौकरी पर लगवाया, उन पर भी तो पैसा खर्च हुआ, उनकी भी तो फीस देनी पड़ी। वे ऐसे ही तो फ्री में नहीं पढ़े, ऐसे ही तो नौकरी पर नहीं लगे। यह बात बेटे को तो समझेंगे, किंतु बहुएं कहाँ समझेंगी? अब छोटे भाइयों की जिम्मेदारी उन्हीं की है। उन्हें तो लगता होगा कि जैसे उन्होंने अपने पति को विवाह के पहले दिन देखा है, यह ऐसे ही इतना बड़ा थोड़ी ना पैदा हुआ है। उसके साथ माँ बाप ने कितने कष्ट उठाए, कितना संघर्ष किया है, उसके जैसे कोई मायने ही नहीं। अरे घरवाली आ गई तो माँ बाप और भाई बहनों के प्रति सारे फर्ज समाप्त थोड़ी ना हो गए। हाँ, पत्नी और बच्चे भी अपनी जगह हैं, पर वे ही तो सब कुछ नहीं है। अम्मा बुरी तरह उत्तेजित हो उठी। इस घटना के बाद तो अम्मा घर में भी बड़ी शंकित रहने लगी। अब शास्त्री जी की याद उन्हें ज़्यादा सताने लगी। जीवन के किस पड़ाव पर शास्त्री जी ने साथ छोड़ दिया था उनका? अभी तो यह छोटी सी बात सुनी है उसने बहू के मुंह से, आगे न जाने क्या क्या सुनना पड़ेगा। कल्पना करके ही श्रीहंस सी दौड़ गई शरीर में। ईश्वर करे यह सब देखना ना पड़े, शास्त्री जी की तरह उसकी भी आंखें बंद हो जाए तो अच्छा है। भागो वाली अम्मा, हाँ यही तो नाम दिया था लोगों ने उसे। क्या इसी को भाग कहते हैं? आज अम्मा को शास्त्री जी के बाद के
शब्द बहुत याद आ रहे थे जो उन्होंने रिटायरमेंट की रात को सोने से पहले कहा था। शास्त्री जी ने बड़े ही उत्साह और प्रसन्नता भरे स्वर में कहा था, लो भगवान, आज सरकार की सेवा से मुझे मुक्ति मिली, मैं पूरी तरह सेवा तुम्हारी करूंगा। अम्मा तो शास्त्री जी की बात सुनकर लाज से भर उठी। पति का हाथ पकड़कर बोली, अजी चलो भी, क्यों मुझे पाप का भागी बना रहे हो? मैं आज जो भी हूँ तुम्हारी सेवा और त्याग के कारण ही तो बन पाया हूँ, शास्त्री जी ने गदगद स्वर में कहा। सुनकर अम्मा निहाल हो गई। अचानक उसकी सोच सकारात्मक दिशा की ओर मुड़ गई। चलो कोई बात नहीं, एक आध वर्ष की ही तो तंगी है, ये दोनों छोटे भी नौकरी पर लग जाएं तो किसी को कुछ कहने का मौका ही नहीं रहेगा। अपना क्या है, एक प्राण कुछ भी खा लेंगी, इन सब की खुशियाँ देखकर ही खुश रह लेंगी। दोनों छोटे भाइयों की पढ़ाई, नौकरी और फिर शादी की चाह अम्मा को जीने के लिए प्रेरित करती रहती थी। उसे लगता था कि अपने लिए नहीं, अपितु इन दोनों के लिए ही इनके घर बस जाने के बाद उनका जीना जरूरी नहीं। बस यही सोच अम्मा के भीतर फिर से ताकत भर देता और उसके मन में जीने की इच्छा फिर जागृत होने लगती। पिता की मृत्यु हुए 6 माह बीत गए थे। इस दौरान बड़ा बेटा घर आया, 2 दिन घर में रहा और दूसरे दिन रात्रि को खाना खाते समय उसने माँ से कहा, माँ, मैं अपनी पत्नी और बेटी को साथ ले जाना चाहता हूँ। अम्मा अचानक बेटे के इस प्रस्ताव से हतप्रभ रह गई। बेटे, यहाँ पर उसे कोई कमी तो नहीं? फिर छुटकी के साथ मेरा भी मन लगा रहता है। अम्मा ने कहा, हाँ कमी तो कुछ नहीं है, पर मुझे ही दिक्कत हो रही है। रात की ड्यूटी रहती है तो खाना बनाने की बड़ी दिक्कत आ रही है, समझाया रमेश ने। अम्मा कुछ बोल पाती इससे पूर्व ही दिनेश बोल उठा, ठीक ही तो कह रहा है भाई, जब दिक्कत है तो साथ जाने दो, 2 रोटी तो बनी हुई मिलेगी। लेकिन बेटा, कुछ कहना चाहती थी अम्मा, लेकिन बीच में ही छोटी बहू बोल पड़ी, अब अपनी अपनी समस्याएं हैं सबकी, इस घर की तो हमेशा ही समस्या रहेगी, हमें अपनी समस्या भी तो देखनी है। अम्मा चुप रहीं। ऐसा लगता है कि इन लोगों ने पहले ही आपस में सहमति बना ली थी। कुलदीप और जयदीप चुपचाप रहे। असल में मामला उनसे संबंधित था भी नहीं, इसमें बोलते भी क्या। आगे 2 बड़े भाई थे, जो वे चाहेंगे उसी में उनकी भी सहमति होना स्वाभाविक थी। ठीक है, जैसे तुम सब लोगों की मर्जी, कहकर अम्मा ने हथियार डाल दिए। यहाँ तक तो सब ठीक ठाक था, किंतु जब इससे आगे अम्मा ने सुरेश का प्रस्ताव सुना तो उसके होश उड़ गए। माँ, सुरेश ने आगे कहा, हम दोनों भाइयों ने तय किया है कि इन दोनों छोटे भाइयों की जिम्मेदारी के लिए आपस में बंटवारा कर दिया जाए। बंटवारा? कुछ समझ नहीं पाई अम्मा। संपत्ति का बंटवारा तो सुना था, किंतु जीते जागते इंसानों का बंटवारा समझ में नहीं आया अम्मा को। कैसे बांटेंगे ये भाइयों को? क्या ऐसा नहीं होता होगा दुनिया में? सुना तो नहीं था आज तक, आज पहली बार मनुष्यों के बंटवारे की बात सुनी। हाँ माँ, अब की बार दिनेश बोला। कुलदीप की पढ़ाई पूरी हो गई है, अब उसे नौकरी की तलाश करनी है, सो वह भाई के साथ दिल्ली रह लेगा, वहीं अपने लिए नौकरी ढूंढ लेगा। रहा जयदीप तो वह मेरे हिस्से में आएगा। सुनकर अम्मा अवाक हो गई। यह कैसा बंटवारा हो रहा है? जीते जागते इंसानों का बंटवारा? उसे लगा मानो उसके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए गए हैं। दोनों भाइयों के फैसले के आगे वह कुछ बोल नहीं पाई। दोनों छोटे भाई क्या कहते चुप रहे। मौन स्वीकृति भी दे दी, और कहते भी क्या बेचारे। फिर सुरेश ने कुलदीप को कल ही दिल्ली चलने का फरमान सुना दिया। कुलदीप कल दिल्ली जाने की तैयारी करने लगा। बुरा तो जयदीप को भी बहुत लगा, किंतु मजबूरी थी। आखिर कुलदीप को नौकरी के लिए कभी ना कभी तो बाहर जाना ही था। फिर यह तो अच्छा ही था कि अपना बड़ा भाई दिल्ली में है, उसके साथ रह लेगा, कम से कम एक ठौर ठिकाना तो रहेगा, वरना आजकल नौकरी के लिए कहाँ कहाँ नहीं भटकना पड़ता। सुबह जब सब जाने लगे तो अम्मा की आंखों में आंसू थे। बहू और बेटे के बिछड़ने का गम तो था ही, साथ ही छुटकी से बिछड़ने का उसे ज़्यादा मलाल था। उसके साथ समय अच्छा कट जाता था। उसकी मीठी मीठी और भोली भोली बातों में वह अपना सारा दुख भूल जाया करती थी। अब कैसे रह पाएगी वह छुटकी के बिना? छोटे बेटे की तो अभी तक कोई संतान नहीं थी। अब घर में सूनापन पसर जाएगा। सब लोगों ने विदाई ली। कुलदीप की आंखों में भी आंसू छलक आए। माँ, तुम अपना ख्याल रखना, बस इतना ही कह पाया था। तू भी अपना ख्याल रखना, भीगी आंखों से कहा था अम्मा ने। छुटकी को प्यार से सहलाकर अम्मा ने कई बार चूमा तो छुटकी बोल पड़ी, दादी रो क्यों रही हो? तुम्हारी याद आएगी बहुत, तो तुम भी हमारे साथ चलो ना, मासूमियत से बोली छुटकी। कुछ जवाब नहीं दे पाई अम्मा। सब लोग चले गए।
अब घर में सूनापन उसे बहुत खलने लगा। जयदीप सुबह कॉलेज चला जाता, उसके बाद वह किसी से बात करने तक के लिए तरस जाती। बहू अपने ही कामों में व्यस्त रहती। कभी कभार मोहल्ले की औरतें आ जाती तो कुछ देर मन बहल जाता, पर वे भी कितनी देर बैठती, सबके अपने अपने काम हैं। अम्मा ने जैसे किसी शुभ कार्य में से ही घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था, पूरी तरह जैसे घर में कैद हो गई थी। रसोई पर अब बहू ने अपना अधिकार जमा दिया था। अम्मा के पास अब सफाई, झाड़ू पोछा का काम ही बच गया था। फिर भी कोशिश करती थी कि बहू के साथ कुछ हाथ बटाए, लेकिन बहू उसे कुछ ना करने देती। बस 2 टाइम का खाना उनके सामने रख देती, मानो वह इस घर में मेहमान हो। ऐसा ही व्यवहार जयदीप के साथ भी करती। सुबह स्कूल के लिए निकलते समय नाश्ता अम्मा खुद उसे अपने हाथों से देती, किंतु साय का खाना उसे बहू अम्मा के साथ ही उनके कमरे में दे जाती। दोनों देवर भाभी में कोई खास बातचीत नहीं थी। भाई कभी कभार उसकी पढ़ाई बाबत पूछ भर लेता था, बस इससे ज्यादा कोई बात नहीं। एक माह पूरा गुजर गया था। इस बीच अम्मा को कुलदीप की कोई खबर नहीं मिली। चलो, छोटा तो अपने सामने है, किंतु कुलदीप ना जाने कैसा होगा दिल्ली में, टाइम पर खाना खा भी रहा होगा या नहीं। तब से ना तो उसकी कोई चिट्ठी आई और ना ही उसके बड़े भाई ने कोई खबर भेजी। उसकी नौकरी का प्रबंध हुआ होगा या नहीं, इसी उधेड़बुन में अम्मा के दिन निकलते। इधर छोटी बहू का स्वभाव दिन ब दिन कुछ अलग किस्म का होने लगा था। अब वह छोटी छोटी बातों पर ताना देने लगी थी। जयदीप के प्रति तो उसका व्यवहार और भी सख्त सा होता जा रहा था। इस बात को अम्मा ने महसूस किया। कॉलेज की फीस के लिए जब जयदीप ने पैसे मांगे तो बेरुखी से बहू बोली, देवर जी कब तक पढ़ते रहोगे, अब तो कुछ करने की भी सोचो, आखिर कब तक यूं हाथ फैलाते रहोगे। कुछ नहीं बोला था जयदीप ने, लेकिन भाभी की बात का उसे इतना बुरा लगा कि दूसरे दिन ही उसने ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर दी। सुबह घर से निकलता तो देर रात तक ही आता। दिन का खाना खाते घर नहीं आता। पहले दिन का खाना वह घर पर ही खाता था, अब घर आना बंद कर दिया तो किसी ने नहीं पूछा सिवाय अम्मा के। जग्गू कहाँ रहता है तो दिन भर खाना खाने क्यों नहीं आता। बस मैं समय ही नहीं मिलता तो बाहर ही कुछ न कुछ खा लेता हूँ, संक्षिप्त सा जवाब दिया था जयदीप ने। रात्रि को खाने में भी अम्मा देखती कि वह बेमन से 2 रोटी निगल कर उठ जाता है। अम्मा का दिल कर रहा उठता। शास्त्री जी ने बड़े प्यार से रखा था उसे। छोटा था वह, इसलिए सबसे ज़्यादा प्यार करते थे उसे। उसके प्रति सपने भी बड़े बड़े देखा करते, जितना चाहे पढ़ लेगा, फिर बड़ा अफसर बनेगा तो मेरी सारी गरीबी दूर कर देगा। यूं भी वह बचपन से पढ़ने में काफ़ी तेज था, सो शास्त्री जी को उसके प्रति अत्यंत विश्वास भी था। अम्मा की आगे आंखें भीग आईं। दिल पर पत्थर रखकर अम्मा ने घर का एक और भी बंटवारा कर दिया। अपनी और जयदीप के लिए अलग रसोई तैयार कर दी। बहू तो कुछ नहीं बोली, लेकिन दिनेश ने जरूर पूछा था, माँ क्या तुम्हें यहाँ भरपेट नहीं खाना मिल रहा जो अलग रसोई कर दी। अब अम्मा उसे क्या बताती, बस बहाना बना दिया। दरअसल जग्गू काफ़ी दिनों से देर रात को आता है, फिर बहू को कठिनाई होती है, खाना दोबारा गर्म करना पड़ता है। मन तो किया था कि उसे सारी परिस्थितियों से अवगत कराए, लेकिन ऐसा कर पाना उन्हें उचित नहीं लगा। क्या पता दिनेश यह सब सुनकर क्या प्रतिक्रिया करेगा। कहीं बहू को डांट दिया तो दोनों के दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट घुल जाएगी, और ऐसा वह कभी नहीं चाहती थी, इसलिए उसने कुछ ना कहा और इसे ही बेहतर समझा। चलो अच्छा है, रोज का झंझट ही खत्म हो जाएगा। अभी तो उसके हाथ पर सलामत है, कर लेंगी जैसे भी करेंगी। अब एक ही घर में 2 चूल्हे हो गए, एक तरफ दूसरा बेटा और उसकी पत्नी, तो दूसरी तरफ अम्मा और छोटा बेटा। दुख तो अम्मा को ऐसा करते हुए बहुत हुआ था, किंतु अपने बेटे को अपने हाथ से गर्म रोटी खिलाकर उन्हें जो आत्मिक संतोष मिलता वह किसी भी दुख से कहीं अधिक सुखदायक था। लेकिन जब रात को थककर अम्मा सोने जाती तो शास्त्री जी की यादें अम्मा को घेर लेती। एक बार अम्मा ने शास्त्री जी से अपनी ससुराल में बंटवारे की बात कह दी थी, तो त्याग मूर्ति शास्त्री जी ने साफ साफ कह दिया था, अरे भगवान, हमने वहाँ दिया ही क्या है जो उनके बंटवारे में वहाँ से लेने की बात सोचे। और आज अम्मा की आंखों से झरझर आंसू झरने लगे। आज उसी बेटे की बहू से भागो वाली अम्मा को बंटवारा करके निपट अकेले रहना पड़ रहा है, जिन्हें उसने दूध पिलाकर पाला था। अम्मा बहुत देर अपने अतीत को याद करके चुपचाप रोती रही, आखिर नींद में खो गई। लगभग 6 माह बाद सुरेश परिवार सहित दिल्ली से घर आया। छुटकी की स्कूल की छुट्टियां पड़ी हुई थी।
तीनों के साथ कुलदीप को न देखकर अम्मा का दिल अजीब आशंका से कांप उठा। ये तीनों अकेले आए हैं, मेरा कुलदीप क्यों नहीं आया? कुलदीप जब से दिल्ली गया था एक बार भी घर नहीं आया था। कभी सुरेश की चिट्ठी में ही उसकी कुशल खबर मिल जाती थी, तो कभी वह स्वयं भी चिट्ठी भेज देता था माँ के नाम। लेकिन पिछले कुछ समय से उसकी तरफ से चिट्ठी भी नहीं आई। सो अम्मा वैसे भी उसकी कुशलता को लेकर व्यग्र थी। अम्मा तो सोच रही थी कि कुलदीप भी साथ में घर आ रहा होगा, किंतु कुलदीप को न देखकर अम्मा घबरा गई। कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। शास्त्री जी की अकस्मात मृत्यु के पश्चात तो अम्मा का दिल बहुत कमजोर हो गया था। हर छोटी बड़ी बात में उन्हें कुछ अपशकुन या कुछ अनहोनी की आशंका हो उठती। घूमने निकले शास्त्री जी जिस तरह से केवल 20 मिनट में लाश के रूप में घर पहुंचे थे, तब से काफ़ी डर लगना लगा था उन्हें। फिर उम्र के साथ साथ इंसान का दिल भी कमज़ोर हो जाता है। धोखा खाए हुए इंसान को हर चीज़ में धोखे की बू आने लगती है। कई बार वह मन में धीरज रखती, सब ठीक ही होगा, किंतु फिर मन नहीं मानता। अनेक प्रकार की दुश्चिंताएं मन में घर बनाए हुए रहती। कुलदीप को घर आया न देखकर मन में कई शंकाएं एक साथ उभर आई, तो उसने तुरंत पूछ लिया, बेटा कुलदीप नहीं आया तुम्हारे साथ? वह तो ठीक है। हाँ माँ, बिल्कुल ठीक है। उसकी नौकरी लग गई है और नई नई नौकरी थी, इसलिए छुट्टी लेना ठीक नहीं था। सुनकर अम्मा का हृदय प्रसन्न उठा। चलो, भगवान ने मेरी एक और मुराद तो पूरी कर दी। कितनी पागल है वह भी। क्या क्या गंदे और निरर्थक विचार आ रहे थे मन में। इस बात का विचार तो आया ही नहीं कि उसकी नौकरी लग गई होगी। उसने अपना चेहरा आसमान की ओर उठाकर हाथ जोड़ दिए, भगवान का आभार व्यक्त कर रही हूँ जैसे। चेहरा नीचे आया तो आंखें भीगी हुई थी। सुरेश और उसकी पत्नी ने माँ की भीगी आंखें देखी। वे एक माँ की ममता की भावना समझ सकते थे। माँ बाप को अपने बच्चों से कितना स्नेह होता है, यह तो सुरेश को अब और भी अच्छी तरह मालूम हो गया था। जब से वह पिता बना, तब से इस बात का एहसास उसे अच्छी तरह हो गया था। छुटकी को अपनी गोद में उठाकर अम्मा ने प्यार किया। अरे कितनी बड़ी हो गई, अब तो स्कूल भी जाने लगी है। हाँ दादी, मैं स्कूल जाती हूँ और वहाँ हमको ढेर सारा होमवर्क मिलता है। कुछ देर तक कुशल खबर की इधर उधर की बातें की। सांझ ढली तो अम्मा ने छोटी बहू से कहा, बहू आज सब के लिए मैं खाना बनाऊंगी। पहले तो सुरेश को कुछ समझ में नहीं आया, किंतु जब उसने अलग अलग अम्मा और दिनेश की बहू को सब्जी का इंतजाम करते देखा तो उसे समझते देर न लगी कि घर के 2 बंटवारे हो गए हैं। जानकर उसे दुख हुआ, लेकिन उसने माँ से इसकी वजह नहीं पूछी। सोचा कि ना जाने क्या परिस्थिति रही होगी, यह तो ये ही लोग जाने। रात्रि को सुरेश की पत्नी धीमे से बोली, सुनो जी, क्या इस घर में हमारा कोई हिस्सा नहीं? इससे क्या बात हो गई? सुरेश ने पूछा। तो फिर केवल 2 बंटवारे क्यों? बंटवारा हुआ कहाँ है, चूल्हे ही ना अलग हुए हैं, सुरेश ने समझाया। लेकिन कुछ कहना चाह रही थी रश्मि, लेकिन बीच में ही सुरेश ने चुप करा दिया। तुम यह बात मत करो, अभी जब परीक्षा फल निकलता है तब पता चलता है कि इन्होंने क्या पढ़ाई की, किंतु तब तक समय हाथ से निकल चुका होता है। कहीं जयदीप भी ऐसा ही नहीं तो कर रहा? छोटे भाइयों की जिम्मेदारी हम पर ही तो है अभी। चुप हो गई थी रश्मि, कुछ आगे न बोली। इच्छा तो बहुत कुछ बोलने की थी, किंतु मौन साथ लिया था। आखिर केवल 1 सप्ताह के लिए ही तो आए हम लोग, प्यार प्रेम से कट जाए तो अच्छा ही है। इन 3-4 दिनों में उसने महसूस किया कि कुलदीप सुबह घर से निकल जाता, दिन का खाना खाने भी नहीं आता और रात्रि देर तक ही घर लौटता। ये कैसी पढ़ाई कर रहा है? कहीं गलत संगत में तो नहीं पड़ गया? आजकल के लड़कों का पता नहीं चलता, कहते कुछ और करते कुछ और है। स्कूल कॉलेज के नाम पर माँ बाप का खूब पैसा खर्च करते हैं। पूछ ही लिया उसने अम्मा से। अम्मा, ये छोटे देवर जी कहाँ रहते हैं? दिन भर, रात को भी देर से घर लौटते हैं। बहू कुछ तुनक भरे स्वर में बोली थी। बहू, वह ट्यूशन पढ़ाता है, सुबह की और शाम को भी। दिन में अपने कॉलेज जाता है, इसलिए आ नहीं पाता समय पर, अम्मा ने बताया। ट्यूशन पढ़ाते हैं? आश्चर्य से पूछा रश्मि ने। अपनी पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं देते? ट्यूशन पढ़ाने की क्या पड़ी है उन्हें अभी, बहू का तर्क था। वह अपना एवं मेरा खर्च खुद निकालता है, इसके लिए करता है यह सब, अम्मा ने थोड़े तलक लहजे में बताया। लेकिन दूसरे देवर जी, वे नहीं उठाते आपका खर्चा? रश्मि को आश्चर्य हुआ। 1-2 बार बहू ने बड़े अजीब से ताने मारे, तो तब से हमने चूल्हा भी अलग कर दिया। जयदीप ने भी ट्यूशन पढ़ाकर कुछ कमाना शुरू कर दिया, साफ साफ अम्मा ने बता दिया। अच्छा, रश्मि का मुंह खुला का खुला रह गया। तो ये सब चल रहा है यहाँ? वह तो कुछ और ही सोच रही थी।
जयदीप के बारे में सुनकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। जयदीप के प्रति उसका दिल पसीज गया। बेचारा सबसे छोटा है घर में, उसे तो सबसे ज्यादा मजे में रहना चाहिए था, किंतु इसके बजाय उसे तो जीने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। देवरानी के प्रति कटुता उभर आई उसके दिल में। जब वे दिल्ली गए थे तब तो दोनों भाइयों के मध्य दोनों छोटे भाइयों का बंटवारा हुआ था। हम तो आज तक बंटवारे का पालन कर रहे हैं, 6 महीने से पाल रहे हैं देवर जी को, वह भी दिल्ली की उस महंगाई में। और यहाँ ये लोग अपना चूल्हा तक अलग करके सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए। घर के 2 हिस्से में बंटवारा कर ये महारानी ऐश कर रही है। आखिर देवर जी की फीस कितनी जाती होगी, कितना राशन खाते होंगे माँ बेटा। जब इन्हें समय से खाना नहीं मिला होगा तभी तो रसोई की होगी अलग इन्होंने। अम्मा ने भी पहले नहीं बताया हमें सब कुछ, और बताती भी कैसे, हमने ही कौन सी सुध ली थी उनकी। जाने के बाद अभी तो आए हैं 6 माह बाद। एक हम भी तो हैं जो उस बंटवारे का पालन अभी तक कर रहे हैं। दिल्ली जैसी जगह में किसी को एक दिन भी खाना खिलाना कितना कठिन होता है, हम तो 6 महीने से उसे लाड़ प्यार से खिला रहे हैं। यहाँ कौन ऐसा पहाड़ टूट पड़ा जो एक और बंटवारा हो गया। रश्मि के मन में आक्रोश फूट पड़ा। देवर देवरानी के प्रति गुस्सा भर गया उसके मन में। अब तो वह फैसला करके रहेगी। आने दो छुटकी के पापा को, आज रात बात करेगी। ऐसा नहीं चलेगा, हम तो किराए के एक कमरे में गुजारा करें वहाँ, और यहाँ पर महारानी आधे पर घर पर कब्जा करके ऐश कर रही है। अपनी देवरानी के प्रति ईर्ष्या और आक्रोश में भरकर रश्मि अपने आप में ही बड़बड़ा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे शास्त्री जी की लगाई इस बगिया पर घोर संकट ने के बादल घिराए हों।